सबको। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई लर्न में। और आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है डेमोक्रेसी की। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसकी एक्चुअल में हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो शब्द जो है वो क्या है। तो जब डेमोक्रेसी शब्द जो है हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। ऐसी व्यवस्था जहाँ पे जो लोग होते हैं उनका शासन हो। और जो ये ग्रीक वर्ड है और इसका जो ये वर्ड सबसे पहले आया तो ये एथेंस से निकला। वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद इस वर्ड को बहुत ज़्यादा जानने लगे हम लोग कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि डेमोक्रेसी यूनिटी को दर्शाती है, लोगों का शासन को दर्शाती है कि लोगों की। और आजकल अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग एंड इट्स ओरिजिन। मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन एशियंट ग्रीक। एशियन ग्रीक जो था यानी कि ग्रीस को अगर हम पहले बोलें तो वहीं पे एथेंस एथेंस नाम था उसका। तो वहीं पे सबसे पहले आती है, कब आती है, 2400 साल पहले की बात करी जा रही है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है ये कोई अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी टाइम से क्या है ये फॉर्म में। ठीक है। डेमोस का अर्थ क्या होता है, मीन्स कॉमन पीपल। कॉमन पीपल कौन होते हैं, किसी देश के अधिकतर जो जनसंख्या में लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास आप बोल सकते हो, लोअर मिडिल क्लास, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉमन पीपल। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई करता है तो यही लोग करते हैं। क्रेटोस का मीन्स होता है स्ट्रेंथ। यानी डेमोक्रेटिस जो डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं तो डेमोस क्रेटोस। तो इस वर्ड को तोड़ के बताया गया है कि क्रेटोस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ यानी पावर होना यानी ताकत। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी ऐसा शासन होता है जहाँ पे लोगों का शासन होता है। The name is employed for various sorts of government where the people can participate within the decisions that affect the way their communities run। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी से अगर कोई बोले कि आप क्या समझते हो तो आप बताओगी कि डेमोक्रेसी ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस, लोगों का पार्टिसिपेशन मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार वही लोग तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अरे हम कैसे इलेक्ट करते हैं, हम कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, तो हम बाय इलेक्शन बताते हैं। और हमारा पार्टिसिपेशन कैसे होता है, तो जिन लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं वही तो हमारे लिए रूल्स लॉज बना रहे हैं। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमें सरकार ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स। तो उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम सरकार से जो है वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हमारा राइट भी है। और सरकार को क्या करेगा, सरकार को हमें जवाब भी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इसके बारे में मैंने कॉलेज में गई तो मैंने पढ़ा कि मालाना नाम का एक विलेज है हिमाचल प्रदेश में। हमारे देश में सबसे पहले ओरिजिन हुआ किसका, डेमोक्रेसी का। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो यहाँ पे बताया गया है, इससे पहले वीडियो में भी मैंने इसका एक शॉर्ट पास आप लोगों से शेयर किया था, आप लोग जरूर देखना। अकॉर्डिंग टू द लोकल लेजेंड्स, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि जम्बुल नाम के एक ऋषि थे जो कि सेज हैं, महान। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लेस को इनहेरिट किया था एंड देन उसके बाद क्या होते, इनहेबिटेड, सॉरी वो यहीं के इनहेबिटेड थे। एंड देन मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्होंने क्या करा, जब यहाँ पे वो प्लेस पे आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। द लोकल्स क्लेम इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने क्या बताया कि इसी को क्या माना गया, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जो उन्होंने रूल्स बनाए थे, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, बहुत सारे रूल्स बनाए थे, तो उसके हिसाब से ही उनको क्या बताया गया। और इनको क्या माना गया, जमलू ऋषि को इनको देवता माना गया, डिटी माना गया। वहां के लोग इनको देवता मानते थे। ऑल्दो जमलू इज करेंटली आइडेंटिफाइड विद द सेज फ्रॉम द पुराणास। और पुराण जो हमारे 18 पुराण से, उनमें से इनको क्या बता दिया गया कि ये हमारे ऋषि भी रह चुके हैं, यानी कि हमारे बहुत बड़े सेज भी रह चुके हैं।
और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों के द्वारा ही, कुछ तथ्यों के द्वारा ही हमें पता चला कि क्वेरम जो होती थी एक काइंड ऑफ पार्लियामेंट होती थी, ठीक है। और पार्लियामेंट होती थी तो जिसमें नॉन एज पार्लियामेंट की तरह इसको जाना जाता था। इसमें दो जो होते थे हाउस होते थे, पहला ज्येष्ठांग होता था जो अपर हाउस होता था, ठीक है। 11 मेंबर होते थे, जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे ज्येष्ठांग। कनिष्ठांग जो होता था लोअर हाउस होता था। कितने मेंबर होते थे? हर एक मेंबर एक फैमिली में से चुना जाएगा। तो यहीं से तो आपको पता चलेगा कि ये डेमोक्रेसी थी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है कि लोगों का चुनना और लोगों को रिप्रेजेंटेशन होना। तो यहाँ पे अगर एक फैमिली में से एक मेंबर चुना जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फैमिली में से अगर एक मेंबर जा रहा है तो वो क्या करेगा? अपने घर के इश्यूज एंड समाज में क्या इश्यूज है उसके प्रति उसकी अवेयरनेस ज्यादा होगी। एथेंस में सबसे अगर बोला जाए कि जो डेटाज हमारे पास है या फिर जो हमें ज्यादातर पढ़ाया जाता है वो ये बताया जाता है कि एथेंस में 507 जो बीसी थी उसमें बताया गया कि क्लिस्thenes जो थे उन्होंने क्या किया था, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे। उनको एरिस्टोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए गए जिनको नाम किस नाम से जाना गया? डेमोक्रेटिया। ये शब्द याद रखना क्योंकि इसी से ही डेमोक्रेसी शब्द निकल के आया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्प होगी इफ आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो या फिर आप ऑनर्स से हो, तो उन सब के लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये जो थे इन्हीं की कुछ पिक्चर्स जो मुझे मिली तो मैंने लगा दी। क्लिस्thenes पहले के टाइम पे ऐसा शासन होता था, राजा बैठते थे, बट कुछ राजा जो होते थे वो जनता की भलाई के लिए, जनता के कार्य के लिए सोचते थे, तो उन्हीं में से एक ये थे। और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जैसे कि डाला है मैंने टॉपिक, तो इसी का अर्थ ये है कि जो अथेनियन डेमोक्रेसी थी वुड सरवाइव फॉर ओनली 2 सेंचुरीज, सिर्फ 2 सेंचुरीज के लिए सरवाइव की गई थी। इट्स इन्वेंशन इज बाय क्लिस्thenes एंड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लिस्thenes को फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा लाया गया। Was one of the ancient Greeks' most enduring contribution to the modern world। और मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल के लोग अगर सोचते हैं अपने लिए इंडिविजुअल होके, अगर लोग ये सोचते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए सरकार को बनाने में, तो इन्हीं की देन है। तो इनको काफी इसलिए आइडियल माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। द ग्रीक सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वुड हैव paved the way for the रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज अक्रॉस द ग्लोब। और इन्हें नहीं, इनके इनके टाइम पे क्या थी, जैसे कि हमने पढ़ा कहाँ की, मलाना विलेज की, वहाँ पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। और यहाँ पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है अब आप पूछोगे, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसीज होती हैं जिनमें हम डायरेक्ट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा जो है इलेक्शन जो है, इलेक्शन के थ्रू ना होके हमारे अगर देश में कोई कानून बनेगा तो पूरी जनता आके बैठ के उस पर बातचीत करेगी, तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट करंट में भारत जैसे देशों में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या है, संभव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इतने 160 करोड़ के करीब अगर हम लोग हो गए हैं और सारे एक साथ बैठ के अगर बातचीत करने लगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी जमीन ही नहीं है कि हम कहें सारे लोगों को एक साथ ऐसे इकट्ठा कर पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लिस्thenes के बारे में अगर हम जाने तो इनका 500 बीसी के करीब ये क्या बने, लीडर बन गए थे और मेंबर ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिलीज इन एथेंस। अगर आप जानो तो पहले के टाइम पे पावरफुल जो फैमिलीज होती थी वही रूल करती थी, उन्हीं में से ये थे। पर ये क्या थे, बिल्कुल भी एरिस्टोक्रेटिक नहीं से। एरिस्टोक्रेटिक मतलब कि परिवार के कुछ लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो शासन करते हैं किस पे, आम जनता पे, और उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं थे। कॉल सपोर्ट फॉर द पीपल ओवरथ्रो एरिस्टोक्रेसी एंड वंस एंड फॉर ऑल। और उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को पावर्स, लोगों के जो राइट्स थे उनको सपोर्ट किया और बताया कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ही एस्टैब्लिश न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इन्होंने नई तरीके की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी जिसी को ही हम आजकल क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी के नाम से। और इनका जो रिफॉर्म था वो उस टाइम पे अगर आप देखो तो आज से 2000 वर्ष पहले करीबन,
तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल के टाइम पे भी अगर हम चाइना जैसी कंट्रीज़ अगर हम देखें और अगर हम नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ को देखें, तो हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जब प्रेजेंट में हम इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं तब नहीं है, तो उस टाइम पे इस चीज़ को लाना, लोगों के द्वारा ये एक्सपेक्ट करना कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, तो ये आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ थी। और इस तरह से सोच रखना भी एक बहुत बड़ा, जो अगर हम सोचे कि एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो, क्योंकि ऐसा सोचना उस टाइम पे लोगों के लिए सोचना, जब आपके पास सारी चीज़ें हैं तब आप सिर्फ लोगों के लिए सोच रहे हो, तो आई थिंक इट्स अप्रिशिएबल। एंड अगर हम देखें तो ये ग्रीक सिटीज़ की मुझे कुछ पिक्चर मिली तो मैंने सोचा लगा दूं, आप लोग भी देख लोगे। और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है, इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो जैसा मैंने बताया कि मलाना विलेज के अंदर जो था प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे क्या 3000 से लेके 3500 ईयर्स अगो तक जो थी ये पाई गई है। तो यानी यहाँ की अगर 2000 पहले की, तो यहाँ की कहाँ 3000 वर्ष पहले की है। तो हमें इस चीज़ पे भी प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी चीज़ हुई, हमारे देश में सबसे पहले ये चीज़ें हो रखी हैं। पर अवेयरनेस ना होना, अपनी संस्कृति से ना जुड़ना, ये कारण हो सकता है कि हम जो हमारे पास एक इतनी अच्छी हेरिटेज हमारी रह चुकी है उसके प्रति हम इतने अवेयर नहीं। Second oldest democracy could be traced in Athens in about 507 BC and it was political reform by Cleisthenes। और सेकंड कहाँ दिखी गई? एथेंस के अंदर, जो मैंने आपको अभी बताया। इट वॉज कोलैप्स्ड इन 460 BC में, ये कोलैप्स भी हो गई। मैंने आपको बताया कि 2 सेंचुरीज के बाद ये कोलैप्स भी हो गई थी। अब्राहम लिंकन ने एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट दी, तो मैंने पढ़ रखी है, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ी होगी, तो मैंने सोचा शेयर ही कर देते। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। काफ़ी फेमस डेफिनेशन, इफ आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेटेशंस और ये जो डेफिनेशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओवरव्यू अगर हम ले तो अगर डेफिनेशंस का हम सोचें और अगर ये कुछ डेफिनेशंस एंड प्लस कुछ लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो क्या थे कि जो क्लोन थे, क्लोन जो अब्राहम लिंकन से पहले, उन्होंने भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया था, दैट शैल बी द डेमोक्रेसी विच शैल बी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो उसके बाद अब्राहम लिंकन ने ये कॉन्सेप्ट दिया। बट अगर हम देखें तो क्लोन ने उनसे भी पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, किसका, डेमोक्रेसी का। उसकी डेफिनेशन प्रॉपर बताई, जिससे मिलती जुलती डेफिनेशन किसकी है, अब्राहम लिंकन की। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कौन सी होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बताएं तो, electoral democracy describes a government based on the systems that enables all citizens to select one candidate from a list competitor for the political office। और इसमें कैसे होती है, जैसे इंडिया में क्या है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टीज होती हैं, और क्या होती हैं, सारी पार्टीज जो होती हैं, जब इलेक्शंस होंगे तो सारी पार्टीज जो होंगी, जो वेरीफाइड पार्टीज होती हैं, वो सारी इलेक्शन में आती हैं। अब जो वो पार्टीज इलेक्शन में आती हैं, तो इलेक्शन में आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी पार्टी को वोट करो। तो इसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे बाय इलेक्शन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने मत को दिखाते हैं, अपनी चॉइस दिखाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्शन, ईच सिटीजन बिकम्स अ वोटर हु कास्ट अ सीक्रेट बैलेट विद देयर चॉइसेस। और जो हमारी जो हम वोट देते हैं वो बहुत सीक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं रहता कि आपने क्या वोट दिया, इतनी सिक्योरिटीज रहती है। इन ऑर्डर फॉर द इलेक्शन टू क्वालिफाई डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी द प्रोसेस मस्ट बी फेयर एंड विदाउट फ्री एंड फेयर। और इसमें ये भी बताया गया कि यदि आपके देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, और आप अगर क्या कर रहे हो, लोग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है वोट देने के लिए, उनके पास एक ही चॉइस है कि एक ही, जैसे चाइना में अगर हम देखें तो एक ही पार्टी को आपको वोट दे के आना है, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लोगों को पता है कि जीतनी एक ही पार्टी है, क्या फायदा हमारे वोट का, वोट की वैल्यू होनी चाहिए ना, वोट का अर्थ क्या होता है, वैल्यू होना। तो जब हम वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक उस चीज की फिर हमें वैल्यू नहीं लगती किसी चीज की, कि हम वोट दे रहे हैं पर चुन के तो एक ही पर्टिकुलर इंसान आएगा, तो डोमिनेंट हो जाता है पावर का। ग्रैमी बेंथन ने किस चीज के बारे में बताया कि वन वोट वैल्यू,
ठीक है, वन वोट, एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। किसने बताया? ग्रैमी बेंथन ने। ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि कॉलेज में भी आपको ऐसी कुछ ना कुछ जो होंगी छोटी छोटी कोटेशंस मांगी जाती है। अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर काफी सुंदर लगता है और काफी अट्रैक्टिव लगता है। जीएस मिल ने लेकिन यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने क्या बताया कि आपका वोट तो एक होना चाहिए पर उसकी वैल्यू अधिक होनी चाहिए, यानी एक से अधिक। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बताएं तो जीएस मिल जैसे जो थिंकर्स हैं काफ़ी फेमस, टीएच ग्रीन है, हेरोल्ड लास्की हैं, जॉन लॉक, इन जैसे जो जॉन लॉक जैसे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इनका कॉन्सेप्ट दिया है कि ये सारी चीज़ें जो है फ्रीडम इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। तो लिबरल्स जो थे वो उन्होंने जब उसका फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ तो इसीलिए हुआ था क्योंकि लोग अपने आप को सेल्फ को लेके कॉन्शियस हो गई थी कि मैं एज अ इंडिविजुअल भी कुछ हूँ। सरकार है ठीक है, बस एज अ इंडिविजुअल मेरी कुछ पोजीशन है ना सोसाइटी में, कि मैं सिर्फ यही सोचता रहूं कि सरकार जो करेगी उसी के भरोसे रहूं, तो ऐसा नहीं है। लोग अपने आप को, इंडिविजुअल की लिबर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों को लेके कॉन्शियस हो गए। और जो लिबरल्स थे उन्होंने ही इस तरह की डेमोक्रेसी की जब डिमांड करी तो इसको लिबरल डेमोक्रेसी कहा गया, यानी कि लिबरल्स के द्वारा डेमोक्रेसी की डिमांड करना। लिबरल डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, इनको चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट, जो क्या होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए। जुडिशरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा बायस्ड है। अगर वो बायस्ड है तो कैसे इंडिविजुअल डिसीजन लेगी? तो नो बायसनेस एंड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, और सिस्टम ऐसा होना चाहिए चेक एंड बैलेंस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्रेजेंट में इंडिया में है, यूएस में है, ब्रिटेन में है। इनमें क्या है कि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करती रहती है। हालांकि ब्रिटेन में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम है, अमेरिका में कम देखने को मिलेगा, बट इंडिया में इसका इंटरफेरेंस बहुत देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपने देखा कोई रूल बनाना है तो वो क्या है, कभी कभार जुडिशरी भी बना देती है, और कभी कभार क्या, गवर्नमेंट का तो काम होता है रूल बनाना, बट कभी कभार जुडिशरी भी उसमें इंटरफेयर करके रूल्स बना देती है, तो उसको कभी कभार लड़ाइयों के भी कारण बन जाते हैं उनके बीच में, लोकसभा के बीच में, सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में। बट हमारे यहाँ की जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अगर अदर कंट्रीज से हम देखें तो। The rights and freedoms protected by the constitution of regular democracies are varied, but they usually include most of the following: rights to due process, प्राइवेसी, प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी। इन्होंने बताया कि आपके पास प्राइवेसी होनी चाहिए, आपके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए असेंबली करने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन। और अगर ये खूबसूरती अगर हम देखें कि लिबरल डेमोक्रेसी जो थी, लिबरल्स जो थे, उनकी वजह से ही आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ही प्राइवेसी की कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी का तो चलो चलो हमारा आर्टिकल हट गया, आर्टिकल जो हमारा 7 फंडामेंटल राइट था वो उसको अब लीगल राइट बना गया। बट अदर अगर हम थिंग्स देखें, इक्वालिटी को रखा गया है, इक्वालिटी बिफोर लो ये रखा गया है ना, फ्रीडम को रखा गया है, स्पीच को रखा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली कर सके, रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो ये काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीज़ ने, अमेरिका कंट्रीज़ और जो डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने यहीं से ही ये सारे कॉन्सेप्ट लिए, और इन्हीं का ही ये जो है इतना ह्यूज इम्पैक्ट हुआ कि सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो पाई। It is Mill's principle of liberty is simply that the state and society cannot intervene to in the lives of individual। और इन्होंने क्या बताया जीएस मिल ने कि जो स्टेट का, इनका प्रिंसिपल क्या था कि जो स्टेट है उसकी जो है उसकी लिबर्टी क्या होगी, हमारी लिबर्टी क्या होगी कि हम जो है सोसाइटी में इंटरवेन नहीं करेंगे किसी की लाइफ के अंदर। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल की लाइफ है, क्या शादी कर रहा है, किससे शादी कर रहा है, उसपे हमारे रूल्स हैं ठीक है, बट हम अगर उस पे अगर हम अपना पूरा वो कर दें, अपना फोकस दिखाना स्टार्ट करें, डोमिनेट करने लग जाए, इसको इससे शादी करनी पड़ेगी, इसके साथ तो ये होगा, इस इंसान को यहाँ पे रहना है, इस इंसान को ऐसे, तो ये क्या होगा, हमारे इंडिविजुअल की लिबर्टी, हमारी प्राइवेसी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। टू curtail इन एनी
either freedom of thought and expression or freedom in taste and pursuit, what he elsewhere calls experiment of living। तो उन्होंने नहीं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए इसी पे कि हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ लिविंग होना चाहिए, हम एक्सप्रेस कर पाए खुद को, और फ्रीडम होनी चाहिए, और हमारी क्या जो हमारे टेस्ट हमारे परस्यूट्स हमारी लाइफ के बारे में, मेरे को जैसी ज़िंदगी जीनी है, मेरा जैसा जीवन होना चाहिए, वो मेरी चॉइस है। अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो वो बाय प्रोफेशन मेरी चॉइस है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे ऊपर आएगा और मुझ पे करेगा कि नहीं आपको टीचिंग नहीं करनी है, आपको कोई और एक प्रोफेशन लेना है। तो वहाँ पे हमारी लिबर्टी कहाँ से आएगी? अगर सपोज कि किसी को पेंटिंग करना पसंद है और उसके जो कंट्री है वहाँ पे ऐसा अलाउ ही नहीं, जैसा नॉर्थ कोरिया के रूल्स जब मैं सुनती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ कि यार हम लोग कितने फॉर्चुनेट है जो इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पे हमें अपने रिलीजन को फॉलो करने की लिबर्टी है, बहुत सारी लिबर्टीज हमें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें कोर्ट और जो सरकार है, और सरकारें तो चलो आएंगी जाएंगी, पर जो हमारा संविधान है वो कितना अच्छा, कितना ह्यूज, उसमें कितनी डिटेल में हर एक चीज को दिया गया है। तो ये काफी एक हमारे लिए प्राउड की बात है एज अ इंडियन, अगर हम इंडियन हैं, और हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए, और आपस में एकता की भावना रखनी चाहिए। धर्म के हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करे, पर हमारा देश ये हमेशा से था, आगे भी रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है आना और जाना। बाकी आपको डेमोक्रेसी से क्या समझ में आया, ये वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, बताना मुझे। मैं अपनी पढ़ाई में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें क्या चेंज कर सकती हूँ, किस हिसाब से और इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, मुझे ज़रूर अपने फीडबैक्स देना। और सबको बहुत सारा प्यार, सब लोग अपना ध्यान रखो, एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल दी बेस्ट। हरे कृष्णा।